तो आज सुबह सुबह मैं अपने पेट्रोल पंप पे आ गया था और मेरे इस पंप के बिजनेस को शुरू किए हुए लगभग 1 महीना हो चुका था और मेरा बिजनेस अब बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने लग गया था। सुबह होते ही पेट्रोल पंप पे लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई थी और इतने सारे लोगों को संभालना मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी, इसलिए मैंने अपने पेट्रोल पंप पे काफी सारे एम्प्लॉयज रख लिए थे और अब सारी गाड़ियों में पेट्रोल हो या डीजल यही लोग डालने वाले थे। भाई कितने का डालूं? 50 का। हाँ जी ठीक है, 1500 का डीजल डाल रहा हूँ। साथ ही मैं अपने पेट्रोल पंप पे हर टाइप का पेट्रोल और डीजल बेच रहा था, जिसकी वजह से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। अब पेट्रोल पंप पे पहुंचने के बाद मैंने तो अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लिया था और इतना सब करने के बाद यहाँ का मेरा काम हो गया था। अब बस मैं शाम में यहाँ पे वापस पेमेंट लेने के लिए आऊंगा। तो पेट्रोल पंप से निकलते निकलते सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा मार्केट से घूम आता हूँ। मम्मी ने दूध और बिस्कुट लाने के लिए भी कहा है, तो वो भी मैं लेते आऊंगा। तो अब मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और उसे स्टार्ट करके मैं पेट्रोल पंप से सीधा निकल पड़ता हूँ। वैसे फिलहाल मैं अभी XUV 500 चला रहा हूँ, जो कि मुझे बबलू मैकेनिक ने दिया है, क्योंकि पिछली बार बेकार पेट्रोल की वजह से मेरी थार रॉक्स का इंजन पूरी तरीके से खराब हो गया था। तो जब तक मेरे पास मेरी पुरानी थार रॉक्स नहीं आ जाती तब तक मुझे ये XUV को चलाना पड़ेगा। अब गाड़ी तो वैसे ये भी अच्छी है, लेकिन जो बात थार रॉक्स में थी ये XUV में वो बात कहाँ। और जब इस XUV को लेके मैं हाईवे पे गया तभी मेरे दिमाग में आई एक शैतानी और मैंने सोचा कि इसकी टॉप स्पीड चेक कर लो सारी। मैंने गाड़ी को फुल रेस दे दिया और उसको बहुत ही ज्यादा रफ्तार से भगाने लगा। हाई स्पीड पे जाने के बाद ये गाड़ी काफी ज्यादा वाइब्रेशंस कर रही थी। इतनी स्पीड पे मुझे काफी ज्यादा एड्रेनलिन फील हो रहा था, तो मैंने गाड़ी को और भी ज्यादा स्पीड में भगाना शुरू कर दिया। मेरी गाड़ी 160 प्लस चल रही थी, लेकिन सामने कुछ ऐसा था जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हाईवे के बीचों बीच मेरी गाड़ी अचानक से एक पॉटहोल से टकराती है, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी बुरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाती है। मैंने ब्रेक्स तो लगा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी गाड़ी दूसरी खड़ी हुई गाड़ी से जा टकराती है और ये इम्पैक्ट इतना भयानक था कि मैं गाड़ी की विंडशील्ड से सीधा बाहर उड़ जाता हूँ। ये क्या? और फिर ये टक्कर होने के बाद मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरता हूँ। अब मैं इसके बाद जमीन से उठ गया था और अपने आप को चेक करने लगा था कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। वो तो शुक्र था कि मैं सर के बल ना गिरा, वरना मुझे बहुत ज्यादा चोट लगती। पर शुक्र था कि मुझे सिर्फ खरों चाहिए आई थी, लेकिन असली नुकसान तो कहीं और हुआ था। जो XUV मुझे बबलू भाई ने दी थी उसकी ऐसी की तैसी हो गई थी। अब फिर यहाँ पे क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था, धीरे धीरे करके यहाँ पे लोग जमा होने शुरू हो गए थे। अरे बाप रे, क्या ठोकर है इसने, बहुत गंदा। आजकल के ड्राइवर लोग ऐसी चलाते हीट साला। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि XUV वाले ने इनोवा वाले को ठोक दिया है और देखने में लग रहा है कि इनोवा वाले की दर्दनाक मौत हो चुकी है, क्योंकि ये बंदा बाहर ही नहीं आ रहा है। ये अभी मेरे सामने 5 मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ। गाइस मैं आपको लाइव फुटेज दे रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। मार डाला रे, मार डाला साले को, जेल में डालो अब इनोवा वाले को जिसने मारा ना। और जैसे ही मैं ये सुनता हूँ कि इनोवा वाले की मौत हो चुकी है तो मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ और वहाँ के लोग मुझे बोलने लगते हैं, क्या रे अपनी मस्ती के चक्कर में एक मासूम की जान ले ली तूने। भाई ऐसी बात नहीं है, वो रैश ड्राइविंग और मर्डर, तुझे तो फांसी होगी बेटा, फांसी। ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो रास्ते में गड्ढा। तो गाइस जल्दी से स्ट्रीम पे 10,000 लाइक कर दो, फिर उसके बाद हम सारी पब्लिक मिलकर इसको मार डालेंगे। और अब तो पब्लिक मुझ पे सच में गुस्सा होना शुरू हो गई थी। गाइस अभी ऐसे लिखने के लिए भी नहीं बचेगा, पब्लिक इसको पीटने वाली है। अब इससे पहले कि मुझे पब्लिक मारती है, अचानक से इनोवा का दरवाजा खुल जाता है और फिर उसमें से वो इनोवा वाला बंदा बाहर निकलता है और बोलने लगता है, कुत्ते सब कुत्ते। अबे तू क्या बना रहा है? गाइस इस मुक्ति के लिए 20,000 लाइक। इनोवा वाला बंदा जिंदा तो था, लेकिन वो मुझ पे काफी ज्यादा गुस्सा था और फिर वो मुझे देख के बोलने लगता है, साले बेवड़े तेरी आंखें हड़ताल करने गई है क्या? देख तूने मेरी गाड़ी का क्या हाल कर दिया। सच सच बता, तू पी के चला रहा था ना? इतने खाली हाईवे पे तूने मेरे को ठोका तो ठोका कैसे? तेरी तो तेको मैं रोकी है। सब सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि हाँ भाई मैं जानता हूँ कि गलती मेरी है, लेकिन क्या हम साइड में होकर बात कर सकते हैं? यहाँ पे बिन फालतू का लोग अपना तमाशा देख रहे हैं। साइड में काय को, जो बात करने की बेटा सबके सामने कर। सबके सामने क्यों ठोका ना मेरी गाड़ी को? तेरे पे भरोसा कैसे करूँ मैं साले? भाई तुम्हारा जो भी नुकसान होगा मैं भर दूंगा, लेकिन साइड में प्लीज बात करते हैं हम। यहाँ पे पब्लिक गुस्सा हो रही है बिन फालतू की। मेरी ये बात सुनने के बाद वो बंदा थोड़ा सा सोचने लगता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो बंदा बोलने लगता है कि ठीक है हम साइड में होकर बात करेंगे। अब हम दोनों साइड में आ गए थे और हमने गाड़ियों को भी रोड से हटा के साइड में पार्क कर दिया था और मैं तो चेक कर रहा था कि कौन सी गाड़ी को कितना नुकसान हुआ। मेरी XUV का तो बस फ्रंट पार्ट ही डैमेज हुआ था, लेकिन इनोवा में बहुत ज्यादा डैमेज आया था। अब ये सब देखने के बाद मैं उस बंदे को बोलने लगता हूँ, भाई एक्सीडेंट के लिए फिर से सॉरी, लेकिन जितना भी तुम्हारा नुकसान हुआ है उन सबका पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ। और ये सुन के मुझे बोलने लगता है, पैसे? कैसे पैसे? अरे भाई जो नुकसान हुआ मैं उन पैसों की बात कर रहा हूँ। पर वो बंदा बोलने लगता है, पागल समझा है क्या? मेरे को तेरे से पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए भाई। अब ये सुनने के बाद मैं तो काफी ज्यादा खुश हो गया था और मैं उस बंदे से बोलने लगता हूँ कि भाई आप तो काफी ज्यादा दिलदार हो। अबे चुप कर बे कुत्ते, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। अरे भाई तो आप कहना क्या चाहते हो? आपको पैसे नहीं चाहिए ना? अबे पैसों का मैं क्या करूंगा, मेरे को तो ये गाड़ी रिपेयर होके चाहिए A to Z। हाँ तो भाई मैं गाड़ी रिपेयर करने के लिए आपको पैसा देने वाला हूँ ना। अबे एडे बता, गाड़ी किसने ठोका? मैंने ठोका हूँ। तो फिर गाड़ी रिपेयर करके कौन देगा? शायद से मुझे ही देने पड़ेंगे। शायद वायद नहीं, गाड़ी रिपेयर करके देनी पड़ेगी। सॉरी भाई, लेकिन मैं तुम्हें गाड़ी रिपेयर करने के पैसे दे सकता हूँ, गाड़ी रिपेयर करने का टाइम मेरे पास नहीं है। और मेरी इतनी बात सुनते ही वो बंदा अपना फोन निकाल लेता है और एक नंबर डायल करके बोलने लगता है, अरे ओ चचा आओ, बोलो थोड़ा सा एक बंदे से बात करानी की, तुमको गाड़ी ठोक दिया उसने मेरी। हाँ भाई तुम्हें जिसको बुलाना है बुला लो। और ठीक है 10 मिनट में आ जाओ। ठीक है समझा देता हूँ बंदे को। अब उस बंदे ने
बात कर ली थी और फोन रख के फिर वो बोलने लगता है, रुक जा बेटा, सिर्फ तू 5 मिनट रुक जा, मेरे चचा आ रहे हैं, फिर वही तेरे को समझाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं उस बंदे को अपनी बात समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि वहाँ पे एक थार आ जाती है और वो इनोवा के बाजू में आके रुक जाती है और फिर उस गाड़ी से उतरते हैं उस बंदे के चाचा जी, जो कि सीधा गाड़ी से उतर के बोलने लगते हैं, ओए वांजे बता कौन है वो जिसने तेरी इनोवा को ठोक दिया? ये है क्या वो बंदा? चाचा जी देखो, यही वो बंदा है जिसने मेरी गाड़ी ठोकी और ऊपर से पैसे देने को मना कर रहा है। अच्छा तो वो तू है बेटे? अरे अंकल जी मैं तो पैसे देने के लिए तैयार हूँ ना। हमारे खानदानी इनोवा का सत्यानाश कर दिया रे तूने। अब ये सब होने के बाद फिर वो बंदा बोलने लगता है, चाचा जी इसे समझाओ कि इसे कार रिपेयर करना ही होगा, वरना अभी समझाता हूँ बेटा। इतना कहते ही वो अंकल जी अपनी जेब से गन निकाल लेते हैं और सीधा मेरे ऊपर तान देते हैं और मुझे बोलने लगते हैं, तूने जो हमारी खानदानी इनोवा की बैंड बजाई है ना, उसके लिए तो मैं तेरी जान अभी के अभी ले सकता हूँ। अरे अंकल जी पर मैं पैसे देने को तैयार हूँ ना। पैसे देने से कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करूँ अंकल जी बताइए। एक काम है जो तुम कर सकते हो, इस गाड़ी को लेके जाओ, 100% A to Z रिपेयर करके 2 दिन के अंदर लाके दो मुझे, और मेरे ख्याल से तो तुम ये आराम से कर लोगे। अबे मान जा, तेरी भलाई है इसमें, वरना हम लोग तो पहले मारते हैं और बाद में पूछते हैं कि अबे था कौन। समझ गया ना बेटे? चल अब मुझे बोलने का मौका नहीं आना चाहिए। इतना बोलने के बाद वो दोनों अपनी थार के अंदर बैठ जाते हैं और वहाँ से जाते हुए वो मुझे बोलने लगते हैं, ए समझा ना बेवड़े, 2 दिन के अंदर इनोवा रिपेयर होने का और मेरे को इसका रेड कलर मांगता है, वरना ये बंदूक की गोली धड़ाम। अरे अंकल समझ गया, ठीक है मैं इसे रिपेयर कर दूंगा ना। और फिर मेरी बात सुनने के बाद वो लोग अपनी थार को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो लोग तो यहाँ से चले गए थे, लेकिन मेरे ऊपर जबरदस्ती का काम आ गया था। अब मैं इनोवा को लेकर बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप पे जा नहीं सकता, क्योंकि बबलू मैकेनिक तो छुट्टी पे गया है और ये इनोवा काफी ज्यादा पुरानी है, जिसकी वजह से इसके पार्ट्स मिलने भी काफी मुश्किल होंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मुझे मुज्जू भाई की याद आती है। मुज्जू भाई भी मेरे दोस्त रह चुके हैं जो कि गैरेज चलाते हैं और शायद से ये इनोवा उनके पास रिपेयर हो जाए। तो इसीलिए मैं फटाफट अपना फोन निकालता हूँ और अपने टो ट्रक वाले दोस्त को कॉल करके बोलता हूँ कि भाई जल्दी से आजा, मुझे यहाँ से 2 गाड़ियाँ उठाने हैं। और फिर ट्रक के आने के बाद मैं दोनों की दोनों गाड़ियाँ यानी एक्सयूवी और इनोवा को इसके ऊपर लोड कर देता हूँ। और फिर जब दोनों गाड़ियाँ ठीक से लोड हो जाती है तो मैं ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ और उस बंदे को बोलने लगता हूँ, चलो भाई सीधा मुज्जू भाई के गैरेज में लेके चलो। क्या बोल रहे भाई? मुज्जू भाई? अपने मुज्जू भाई? अरे हाँ भाई अपने मज्जू भाई, चलो भाई। और फिर इसके बाद मेरा दोस्त ट्रक को स्टार्ट करता है और ट्रक को स्टार्ट करके हम लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब हम लोग गैरेज की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मेरे दिमाग में बस एक ही सोच आ रही थी, एक्सयूवी तो जैसे तैसे रिपेयर हो जाएंगी, लेकिन इस इनोवा का क्या होगा? क्योंकि मेरे शहर में तो बड़ी मुश्किल से ही इनोवा दिखाई देती है और पता नहीं इसके पार्ट्स मिलेंगे भी या फिर नहीं। ऐसे ही आधे घंटे ड्राइव करने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं मेरे दोस्त के कस्टम्स की शॉप में। वहाँ पे पहुंचने के बाद फिर हम ट्रक को सही से पार्क कर देते हैं और अब बारी थी इन दोनों गाड़ियों को अंदर ले जाने की। और अब मैं दोनों गाड़ियों को अपने दोस्त के गैरेज के अंदर लेके आ चुका था। फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि भाई इन गाड़ियों को रिपेयर करना है। मेरा दोस्त अच्छे से गाड़ियों का जायजा लेता है, लेकिन फिर उसके बाद वो बंदा बोलने लगता है, देख भाई एक्सयूवी तो आराम से मैं रिपेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है भाई। अरे वाह भाई क्या बात है। पर भाई एक सेकंड, तू ये 2014 की जो इनोवा लेके आया है ना, ये मेरे एक्सपर्टीज में नहीं है। तो फिर इसका मैं क्या मतलब समझू भाई? सॉरी दोस्त, मुझसे ही रिपेयर नहीं होंगी। अरे यार भाई ऐसा मत बोल, मैं तो इस गाड़ी को यहाँ पे तेरे भरोसे लेके आया था। सॉरी दोस्त, मैं मैक्सिमम तुझे अपना गैरेज इस्तेमाल करने के लिए दे सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब उसकी ये बात सुनने के बाद मैं ठीक है बोलता हूँ और अब मैं खुद ही इनोवा के ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इनोवा को क्रेन के जरिए ऊपर लिफ्ट कर लेता हूँ और अब इस पे काम करने की बारी थी। मेरी एक्सयूवी तो रिपेयर हो रही थी और यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था कि इसके कौन कौन से पार्ट डैमेज हुए हैं। गाड़ी का फ्रंट बम्पर और डैशबोर्ड पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन करके मुझे ये पता चल गया था, तो इसीलिए मैंने गाड़ी के अंदर से सारे के सारे खराब पार्ट्स को निकालना शुरू कर दिया था। गाड़ी के खराब पार्ट्स निकलने के बाद गाड़ी के अंदर नए पुर्जे लगाने की बारी थी। फ्रंट पिलर में अच्छा खासा डैमेज आया था, तो मैंने उसको भी वेल्डिंग करके रिपेयर कर दिया और अब गाड़ी साइड व्यू से एकदम प्रॉपर लग रही थी। तो अब बारी थी फ्रंट को ठीक करने की। अब इसके फ्रंट पार्ट को ठीक करने के लिए मैंने इसके पुराने बम्पर, ग्रिल, बॉनेट, इंजन सब कुछ को उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि ये मोस्टली वो सारे पार्ट्स थे जो मेरी एक्सयूवी की टक्कर की वजह से खराब हो चुके थे। अब गाड़ी के डोर्स वगैरह तो ठीक थे, लेकिन फिर मुझे अपने गुरु की बात याद आती है, गाड़ी में कितनी ही छोटी दिक्कत क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा पूरा ही पैनल चेंज करना पड़ेगा। मैं एक एक करके इसके सारे पैनल को चेंज करने लगा और इसके पुराने इंजन की जगह मैंने इसमें टोयोटा का नया वाला डीजल इंजन डाल दिया, जिसको मैंने इस वाली इनोवा के हिसाब से पर्सनली कस्टमाइज किया था। वो तो शुक्र था कि इंजन के मोस्टली पार्ट डैमेज नहीं हुए थे, इसलिए मुझे इसमें इतना कुछ खर्चा नहीं आया। मेरा 50% ज्यादा टाइम चला गया था इंजन को इसमें प्रॉपर्ली फिट करने के लिए। काफी सारे टेस्ट करने के बाद फाइनली जाके इसमें इंजन पूरी तरीके से परफेक्टली फिट हो गया था। और अब बारी थी इंजन को टेस्ट करने के लिए, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, जिसमें फिलहाल अभी दरवाजे नहीं थे, लेकिन ये तो चाबी लगाते बराबर ही स्टार्ट हो गई थी और इसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी अच्छे से वर्क कर रहे थे। इंजन की आवाज की तो क्या ही कहने, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका रोर आ रहा था और देखने में लग रहा था कि अब इसका मैकेनिकल काम पूरा हो चुका है। अब ये काम पूरा करने के बाद बारी थी इसके अंदर कॉस्मेटिक चेंजेस करने की। अब इस गाड़ी के ऊपर मुझे सिर्फ और सिर्फ पेंट करना था और जहाँ तक मुझे याद है वो बंदा बोल रहा था कि उसे इनोवा रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में चाहिए। तो बस अब तो देखना है कि फाइनल लुक में कैसी लगेंगी। लगातार
लगातार 2 दिन काम करने के बाद ये इनोवा पूरी तरीके से रेडी थी और अब वक्त आ गया था कि इसे गैरेज से बाहर निकाल के इसे पहली बार सड़कों पर चलाया जाए। तो लीजिए दोस्तों, पेश है आपके लिए 2014 की इनोवा टाइप 4। एकदम चटकीले रेड कलर में मैंने इसे पेंट कर दिया है और फाइनली अब ये गाड़ी पूरी तरीके से तैयार थी। इसके अलॉयज को मैंने डार्क सिल्वर कलर दिया है, जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। लेकिन बुरा तो मुझे इस बात के लिए लग रहा था कि मैंने इतनी अच्छी गाड़ी मॉडिफाई करी, लेकिन ये मुझे किसी और को देनी है। और दूसरी भयानक बात तो ये कि मुझे इसके लिए कोई भी पैसे नहीं मिले हैं। ये सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ है। खैर, अब कुछ भी हो, गाड़ी तो पूरी तरीके से तैयार हो गई थी और फिर गाड़ी को स्टार्ट करके मैं सीधा उस वर्कशॉप से निकल पड़ता हूँ। लेकिन जब मैं इस गाड़ी को रोड पे चला रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि काश ये गाड़ी मेरे पास भी होती, क्योंकि मैं पिछले काफी दिनों से एसयूवी से चला रहा हूँ। इसके मुकाबले ये एमपीवी काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी और ऊपर से क्योंकि ये इनोवा है तो इसकी राइड क्वालिटी एकदम शानदार थी। कोई इसे देख के बोल ही नहीं सकता था कि ये 10 साल पुरानी गाड़ी है और नया इंजन लगाने के बाद तो इसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन अब इस गाड़ी को डिलीवर करने की बारी आ गई थी तो मैं अपनी गाड़ी को लेकर सीधा उस बंदे की बताई हुई लोकेशन की तरफ पहुंच जाता हूँ और आधे घंटे के बाद फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ उस पुराने पेट्रोल पंप पे और वहाँ पे पहुंच के उस बंदे को कॉल कर देता हूँ और उसे बोलने लगता हूँ, भाई तुम्हारी इनोवा रेडी है, इसे आओ और लेके चले जाओ। और ठीक है, आ रहा हूँ मैं चाचा के साथ अपने। ठीक है भाई, आजा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। और इतना बोल के मैं उसका फोन रख देता हूँ। अब मुझे बस इन दोनों के यहाँ पे आने का वेट कर रहा था तो मैं वहाँ पे वेट करने लगा और पूरे 15 मिनट इंतजार करने के बाद फाइनली मुझे एक थार की वहाँ से आवाज आने लगती है और आखिरकार चाचा और भतीजे अपनी इनोवा को लेने के लिए वापस आ जाते हैं। लेकिन चाचा जी जैसे इनोवा को देखते हैं वो मुझे बोलने लगते हैं, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, साला मैं तो तुझे यहाँ पे मारने के लिए आया था। लेकिन क्या बात है, तुमने तो इनोवा का पूरा ही लुक चेंज कर दिया। तो क्या बोलते हो चाचा जी, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही इनोवा को ठीक करा है कि नहीं मैंने? जैसे आपके भतीजे ने बोला था बिल्कुल रेड कलर में परफेक्टली इनोवा को बना दिया हूँ रिपेयर करके। ओ भाई बीड़ू, तूने तो इसको ऐसा बना दिया जैसा कि ये शोरूम से आई। अब भी मुझे तो अपने पुराने दिन याद आ गए। अब ये दोनों चाचा और भतीजे मेरी इनोवा की काम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और फिर चाचा जी मुझे कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि मैंने सोचा नहीं था। देखो बेटा, मैंने तुमसे जो पुरानी बातें बोली है उस सब के लिए मुझे माफ करना, लेकिन एक बात जो मैं दिल से कहना चाहूंगा कि तुम एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान हो। ये इनोवा मेरे भाई और इसके पापा की थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। आज तुमने इस इनोवा को कुछ ऐसा नया कर दिया कि इसे देख के मुझे 1 सेकंड के लिए लगा कि मेरा भाई ही वापस आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब सुनने के बाद मैं अंकल जी को बोलने लगता हूँ कि अंकल जी मुझे खुशी है कि मैं आपके काम में आ सका और मैं आपकी इनोवा को नहीं बना सका। और फिर उनसे कुछ बातें करने के बाद मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ। वेल, इस कहानी की तो हैप्पी एंडिंग हो गई दोस्तों, लेकिन इस कहानी से हमने क्या सीखा? पागल जैसे गाड़ी बिल्कुल भी मत चलाओ। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।